आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग रिफंड अंडर जीएसटी। जो रिफंड की टाइम लिमिट क्या है फॉर क्लेमिंग, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यदि एक बार वो टाइम निकल गया तो फिर हम उस रिफंड को नहीं ले पाएंगे, इसके बावजूद भी हम उसके एंटाइटल हों। क्योंकि कई कोर्ट्स में ये कहा गया है कि एक बार समय निकल गया रिफंड क्लेम करने का, फिर आप उस रिफंड को नहीं ले सकते। इसलिए ये बहुत आवश्यक है जानना कि टाइम लिमिट क्या है रिफंड क्लेम करने की। ये कहां दिया हुआ है कि कौन सी टाइम लिमिट है? तो सेक्शन 54 सब क्लोज 1 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एनी पर्सन, वर्ड है एनी पर्सन कैन क्लेम द रिफंड ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन सच टैक्स और एनी amount other paid by him may make an application before expiry of 2 years from the relevant date. Now this relevant date is important, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 साल relevant date से जो है वो एक्सपायरी मान ली जाएगी। यदि आपने 2 साल के अंदर जो relevant date है आपने रिफंड क्लेम नहीं किया तो रिफंड जो है उसके बाद आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब relevant date है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या ये डेफिनेशन क्लोज में दी गई है? जी नहीं, ये ब्यूटिफिकेशन है हमारे जीएसटी लॉ की। कुछ डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन क्लोज में दी गई है, कुछ सेक्शन के नीचे दी गई हैं, कुछ नोटिफिकेशन के नीचे दी गई हैं। तो ये जो है डेफिनेशन, जो रेलेवेंट डेट है, इसकी डेफिनेशन जो है वो दी गई है जो एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 54 है उसके तहत। अब ये रेलेवेंट डेट देखना बहुत आवश्यक है और इसकी अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग रेलेवेंट डेट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम एक तरह की रेलेवेंट डेट रहेगी, जी नहीं। और उस रेलेवेंट डेट से समय शुरू होगा 2 साल का। तो रेलेवेंट डेट क्या है उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो है, जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, उस केस में यदि उस पर आईजीएसटी पेड किया है, आईजीएसटी पेड करने की बात कर रहा हूं मैं, एलयूटी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। आईजीएसटी पेड किया है गुड्स पर या सर्विसेज पर जो आउटसाइड इंडिया गई हुई हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें 3 तरह की जो है डेट्स मानी जाएंगी। पहली डेट जो मानी जाएगी वो कि जिस दिन शिप या एरोप्लेन, यदि हवा के रास्ते माल बाहर जा रहा है या पानी के रास्ते बाहर जा रहा है, तो जिस डेट को वो शिप या एरोप्लेन डिस्पैच करता है इंडिया से, वो जो है रेलेवेंट डेट मानी जाएगी। रिटर्न्स छोड़ दीजिए सर, दैट इज द रेलेवेंट डेट, कि जिस डेट को वो शिप या एरोप्लेन जो है वो डिस्पैच करता है इंडिया से। दूसरे अर्थों में हम कहें कि डेट ऑफ शिपिंग बिल जो है दैट वुड बी द रेलेवेंट डेट। दूसरा, यदि वो बाई रोड जा रहा है, भूटान जा रहा है या नेपाल जा रहा है, तो जो वहां पर जो बॉर्डर है वहां पर कस्टम की चेक पोस्ट बनाई गई है। या तो वो उस इनवाइस पे ही स्टैंप लगा देते हैं या एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि हाँ इस डेट को जो है माल क्रॉस कर गया। तो जिस डेट को वो माल क्रॉस करा वही जो है वो रेलेवेंट डेट मानी जाएगी। तीसरा, यदि बाई पोस्ट जो है वो गुड्स जा रहे हैं, तो जब बाई पोस्ट गुड्स जाते हैं तो उस डेट में जिस जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने वो गुड्स डिस्पैच किए, वो दैट वुड बी द रेलेवेंट डेट। तो सर निश्चित रूप से हम समझ लें कि आईजीएसटी पेमेंट की बात हो रही है, एलयूटी की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। सर्विस के केस में हम जानते हैं कि कब एक्सपोर्ट माना जाता है, जब इनवाइस और जो फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज है वो दोनों ही चीजें हो जाएं, तब जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाता है। तो उस सूरत में चाहे वो आईजीएसटी पेमेंट हो या बिना आईजीएसटी पेमेंट के हो, एलयूटी पर हो, उस डेट में जो रेलेवेंट डेट है वो कब मानी जाएगी? एलयूटी के अभी हम आईजीएसटी पेमेंट की बात करते हैं, वो तब मानी जाएगी जिस डेट को, यदि इनवाइस पहले इशू हुआ तो जिस डेट को फॉरेन एक्सचेंज आया वो डेट जो है रेलेवेंट डेट मानी जाएगी। या जिस डेट को मान लिया फॉरेन एक्सचेंज पहले आ गया और इनवाइस बाद में रेज किया गया या सर्विस बाद में दी गई, तो वो जो सर्विस बाद में दी गई, तो दोनों में से जो भी बाद में हैपन होगा दैट वुड बी द रेलेवेंट डेट फॉर क्लेमिंग द रिफंड। सर तीसरी सिचुएशन जो है वो है डीम्ड एक्सपोर्ट की। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में क्या? डीम्ड एक्सपोर्ट जो है, पहले हम समझ लें कि डीम्ड एक्सपोर्ट है क्या। इसको हम कई बार मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। जी नहीं, वो नहीं है।
जो नोटिफिकेशन नंबर 48/2017 जो 18/10/2017 को आया, उसने जो है वो डीम्ड एक्सपोर्ट की बताया कि डीम्ड एक्सपोर्ट है क्या। तो इसमें है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। तो यदि रिसिपिएंट जो है उसके पास एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस है, तो वो यदि उसको सप्लाई कर रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो जो है डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाएगी। इसी प्रकार कैपिटल गुड्स के केस में यदि रजिस्टर्ड पर्सन जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के तहत उसका ऑथराइजेशन है, उसके पास लाइसेंस है और उसको सप्लाई की जाती है, तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाएगी। तीसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो EOU है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट वो है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट वो है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, ये जो है यदि उसमें आते हैं तो निश्चित रूप से डीम्ड एक्सपोर्ट जो है मानी जाएगी। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे उसको सप्लायर पे करे या बायर पे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों ही सूरत में उनको टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। अब सप्लायर ने पे किया तो सप्लायर जो है इंटाइटल है उस रिफंड को क्लेम करने का, और यदि वो बायर ने पे किया तो बायर जो है वो इंटाइटल है उस रिफंड को क्लेम करने का। लेकिन जो भी टैक्स लगता है, जो भी IGST लगेगी, वो जो है पूरी की पूरी पे करनी पड़ेगी। तो इस सूरत में जो रिफंड क्लेम करना है डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में, उसकी रेलेवेंट डेट कौन सी होगी, वो जो है होगी डेट व्हेन द रिटर्न इज फर्निश्ड। अब यहां पर ड्यू डेट नहीं कह रहा, वो ड्यू डेट की बात नहीं कर रहा, डेट व्हेन द रिटर्न इज फर्निश्ड। तो जिस डेट को रिटर्न फर्निश की गई डिक्लेयरिंग द डीम्ड एक्सपोर्ट, वो जो है रेलेवेंट डेट मानी जाएगी और वहां से 2 साल जो है वो आरंभ हो जाएंगे। उसके बाद चौथी जो सर्कमस्टांसेस है वो है रिफंड ऑफ टैक्स बाय द जजमेंट, डिक्री और डायरेक्शन। कोई मेरा असेसमेंट किया गया, उसमें कोई डिमांड निकाली गई, मैं अपील में गया, अपील के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं गया, और वहां जाकर वो मेरी डिमांड जो है पार्टली सेट असाइड की जाती है या फुल्ली सेट असाइड की जाती है। तो जो वो अमाउंट बचता है, जो एक्सेस अमाउंट बचता है, तो उसका मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं। तो उसके लिए रेलेवेंट डेट क्या है, तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और डायरेक्शन। वो जो कम्युनिकेशन की जाएगी, डेट ऑफ ऑर्डर नहीं है, जब मेरे को वो कम्युनिकेट हो जाएगा तो वो दैट वुड बी द रेलेवेंट डेट। अब रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC सेक्शन 54(3), और ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में भी है और इन जीरो रेटेड सप्लाई के केस में भी है। तो दोनों केसेज में है और ये इसमें दोनों ही आते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि वो डेट जो ड्यू डेट है, अब यहां पर वर्ड जो है वो ड्यू डेट है, प्लीज इसमें ड्यू डेट की बात की गई है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो जिस भी डेट में आपने जो ड्यू डेट थी, मान लिया अब जुलाई का मेरा कोई रिफंड बनेगा अनयूटिलाइज्ड ITC का, तो उसके लिए जो ड्यू डेट है टू फाइलिंग 3B दैट इज द 24 अगस्त। तो 24 अगस्त से मेरे 2 साल जो है वो आरंभ हो जाएंगे और उस 2 साल के अंदर जो है मैंने वो रिफंड क्लेम करना है। ये नहीं कि मैं रिटर्न हो सके 6 महीने बाद भरूं ना, जो ड्यू डेट है मेरी 24 अगस्त, तो 24 अगस्त तक मुझे वो रिटर्न फाइल करनी है। वहां से मेरे जो है रिफंड के क्लेम करने के 2 साल जो है वो शुरू हो जाते हैं। अगला है छठा। अब इसमें एक चीज और है, पहले एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था, पहले जो रेलेवेंट डेट थी वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर थी, लेकिन बाद में इसको अमेंड कर दिया गया और 1/2/2019 से वो नोटिफाई भी और अप्लीकेबल होगा। अब ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न है, तो इसलिए जो 17-18 है उसमें फरवरी और मार्च केवल वो बचता है, क्योंकि वो लॉकडाउन का पीरियड था और मेरा ख्याल उसकी डेट जो है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। यदि आपने फरवरी और मार्च का रिफंड अभी तक क्लेम नहीं करा तो प्लीज उसको 31 अगस्त तक क्लेम कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब इसमें एक सवाल और आता है, कहीं जो मेरे प्रोफेशनल कोलिग्स हैं उनके सवाल आते हैं और वो पूछते हैं कि सर यदि हम इसको सालों के साथ क्लब करके कर दें तो क्या हो सकता है। देखिए सर, सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो नोटिफिकेशन था ये बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेमिंग अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर, जो सर्कुलर नंबर 125 आया उसमें ये कहा गया कि जो बंचिंग ऑफ रिफंड
ऑफ मंथ्स या क्वार्टर है विद इन ईयर वो अलाउ है, लेकिन अक्रॉस द ईयर वो अलाउ नहीं है। तो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, हाई कोर्ट ले जाया गया, दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, और अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर भी जो है वो रिफंड क्लेम किया जा सकता है। और इसी उन्होंने जो सर्कुलर नंबर 135 आया उसमें जो है इस एक्सटेंट तक इसको मॉडिफाई कर दिया और कह दिया कि हाँ अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर भी मांगा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि मेरा 17-18 का रिफंड क्या मैं 18-19 या 19-20 में जो है वो अक्रॉस द ईयर करके क्लेम कर सकता हूं? तो क्या वो टेक्निकली मेरे को अलाउ हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मेरा मानना है कि वो नहीं होगा। वो आप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। एक्चुअली तो आपको रिफंड मिल नहीं सकता, और मिल भी गया तो ये एनोरस रिफंड होगा और निश्चित रूप से डिपार्टमेंट आपसे वापस ले सकता है विद इंटरेस्ट। तो बी केयरफुल। मुझे लगता है कि आज की डेट में आप केवल फरवरी और मार्च 2017-18 का रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं अनयूटिलाइज आईटीसी के केस में। बाकी सब आपकी जो है उसके लिए जो है वो टाइम लिमिट जो है वो चली गई है। वो ठीक है कि इसको लिटिगेशन में आप दूसरी तरह से उठा सकते हैं, मैं उस पक्ष पर अभी चर्चा नहीं करने जा रहा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है वेयर टैक्स इज पेड प्रोविजनली। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमने कितना टैक्स पे करना है, तो हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं जुडिशियल ऑफिसर के पास कि सर मुझे टैक्स बता दीजिए, और वो प्रोविजनली जो है टैक्स की असेसमेंट की जाती है और निश्चित रूप से वो टैक्स मैं जमा करवा देता हूं। बाद में वो टैक्स जब फाइनल असेसमेंट होती है तो एक्सेस निकलता है। अब वो एक्सेस मुझे वापस चाहिए, तो उसके लिए रेलेवेंट डेट क्या होगी? वो 2 साल कहां से माने जाएंगे? जिस डेट को मैं उसको एडजस्ट करूंगा फाइनल ऑर्डर के बाद, वो डेट जो है रेलेवेंट डेट मानी जाएगी। जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर होगा, जब डीआरसी 03 के तहत मैं उसको सेट ऑफ कर दूंगा, तो निश्चित रूप से वो डेट जो है रेलेवेंट डेट मानी जाएगी और वहां से मैं अपना रिफंड जो है क्लेम कर सकता हूं। 7वां, रिसिपिएंट एनी पर्सन अदर देन सप्लायर। तो इसमें मैंने कहा ही था कि अदर एनी पर्सन जो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये मुझे लगता है सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन उन्होंने एप्लीकेशन कर दी, वो कैसे अप्लाई करेगा, कैसे रिफंड क्लेम करेगा मुझे नहीं पता। लेकिन इस सूरत में वो कहते हैं कि जिस डेट को गुड्स या सर्विस उसने रिसीव की वो जो है रेलेवेंट डेट जो है मानी जाएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उसने कहा अदर केसेस नॉट मेंशन्ड अबव। अब इनके अलावा जो भी केस हैं, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। मान लिया आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया, एडजस्टमेंट कर दी, अब आपको वो टैक्स वापस चाहिए। अब उसका जो क्लेम कर पाएंगे आप, कब तक क्लेम कर पाएंगे? तो वो कह रहे हैं कि जो डेट ऑफ टैक्स ऑफ पेमेंट है वहां से आपके 2 साल जो है वो शुरू हो जाए। इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना आवश्यक है। तो चलते हैं कि जो टीडीएस है, एक्सेस टीडीएस है, कैश डिपॉजिटेड है, और एक्सेस टीसीएस है, क्या उस सूरत में वो वही डेट मानी जाएगी जिस दिन टीडीएस डिपॉजिट किया गया, टीसीएस डिपॉजिट किया गया, कैश डिपॉजिट किया गया? मुझे ऐसा नहीं लगता। सबसे पहले हम सेक्शन 2 सब क्लोज 21 देखते हैं। सेंट्रल का टैक्स का मतलब क्या है? द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड अंडर सेक्शन 9। यदि मेरी लायबिलिटी बनती है टू पे द टैक्स तभी वो टैक्स है, मेरी लायबिलिटी नहीं बनती। मान लिया टीडीएस जो है वो मेरा काट लिया गया क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तब मेरा टीडीएस काट लिया गया। इसी तरह टीसीएस जो है वो कलेक्ट कर लिया गया क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, लेकिन मेरी टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। तो क्या उस सूरत में 2 साल जो है वो काउंट होंगे उस डेट से जिस डेट में वो टीडीएस जमा करवाया गया? मुझे नहीं लगता सर होंगे। और तीसरा, मैंने एक्सेस कैश पे कर दिया, अब वो मेरे जो है वो कैश लेजर में है, तो क्या उसके 2 साल माने जाएंगे? जी नहीं, जब तक मेरी लायबिलिटी नहीं है टू पे द टैक्स तो कैसे माने जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो जो है उसमें कोई 2 साल की लिमिट जो है वो अप्लीकेबल होने वाली है। लेकिन फिर भी ये सिंसियर एडवाइस है कि इस केसेज में भी विद इन 2 ईयर्स टू अवॉइड द लिटिगेशन आप अप्लाई करें। हालांकि मुझे लगता है कि लिटिगेशन में हम गए तो 2 साल में 2 साल की कोई लिमिट, खासकर वहां जहां पर टीडीएस है, टीसीएस है या एक्सेस कैश डिपॉजिट है, वहां पर लागू होगी। तो सर ये मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपके सामने ये छोटा सा टॉपिक रखा, टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द रिफंड। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अपना इनपुट दे पाऊं, लेकिन हो सकता है कुछ इधर उधर हो तो वो आप देख लेना। फिर एक नए डिस्कशन के साथ मिलेंगे।
तब तक आप सबको नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।